हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बेटर एजुकेशन क्लासेस पर। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कुछ टॉपिक से उठाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मिक्स क्वेश्चन कराया जा रहा है वो इस कारण से कराया जा रहा है कि अभी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे NTPC CBT 2 का, ग्रुप डी का, SSC GD का, ये सब का एग्जाम अभी वर्तमान में होने वाले हैं। इसके बाद आप लोग को टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा वे कौन थे। तो वे थे विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित किए गए। जो भारत का संविधान बन रहा था उस समय जो भी सदस्य थे वो कौन थे कि विभिन्न प्रदेश जो थे भारत के उस समय उन विधानसभाओं से चयनित किए गए थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो वह थे सच्चिदानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्हें क्यों बनाया गया था? चुनाव नहीं किया गया था, ये इन्हें इसलिए बनाया गया था क्योंकि वह बुजुर्ग थे। सबसे संविधान सभा में सबसे क्या थे? बुजुर्ग थे, इसलिए इनको क्या किया गया था? बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जाता है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये थे BR अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहा जाता है या प्रारूप समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति, या साथ में इसको एक और नाम से जाना जाता है पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। इसे भी ध्यान में रखिएगा। इन तीनों में से कोई भी यदि पूछ दे कि इन समिति का अध्यक्ष कौन थे तो ये थे BR अम्बेडकर। ठीक है, अब इन्हें सिर्फ प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ना कि प्रारूप समिति इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, जो BN राव थे, ठीक है, उनके द्वारा जो बनाया गया था प्रारूप समिति, उनकी समीक्षा करने के लिए इनको बनाया गया था। और 7 सदस्यों की टीम थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? ठीक है, देखिए संवैधानिक सलाहकार की बात कहा है तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। इन्होंने ही जो संविधान तैयार किया था प्रारूप उसका, उसके प्रारूप को अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी? तो BR अम्बेडकर को सौंपी गया था। तो संवैधानिक निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया? ठीक है, तो यह दूसरा अधिवेशन था संविधान सभा का, क्या दूसरा था, सेकंड। इसमें अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था और उन्हें चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ठीक है, तो संविधान सभा तैयार करने के लिए टोटल 17 समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि सभी प्रकार के धर्म के लोग रहेंगे, ठीक है, और किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन, देखिए उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब यहाँ बताना है। तो देखिए गणतंत्र का मतलब है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, जहाँ पे वंश के आधार पर आप नेता नहीं चुन सकते हैं तो उनसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो था यह कब हुआ था? 1946 में। और इसने क्या किया था? जो संविधान सभा के गठन किया था उसमें कितने टोटल सदस्य थे? शुरू में तो 389 सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 लोग क्या थे? सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस थे जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद अलेक्जेंडर थे, दूसरा कौन थे? ये फर्स्ट है, दूसरा है अलेक्जेंडर, और तीसरा है क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स। ध्यान में रखिएगा तीनों यहाँ पे आपका पहला कौन थे? कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य आए भारत में संविधान लागू करने के लिए, जिसमें पहला थे पैथिक लॉरेंस, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन जो था इसके तीनों का सदस्य की अध्यक्षता किसने की थी? तो पैथिक लॉरेंस थे हेड इस कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि बेवेल योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ठीक है,
तो देखिए बेवेल योजना की बात की है तो इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेवेल योजना जो है यह कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न होने के कारण, दरअसल बेवेल ने एक योजना सम्मेलन बनाई थी, क्या बुलाया, सम्मेलन बुलाया था, यह सम्मेलन शिमला में बुलाया था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मुस्लिम लीग करना चाहता था। कौन करना चाहता था कि हमें अध्यक्षता दे दीजिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस ने यह इनकार कर दिया कि हम मुस्लिम लीग को अध्यक्षता करने नहीं देंगे, जिसके कारण ये दोनों में सहमति नहीं हो पाई। इस चलते बेवेल योजना क्या रहा, असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में शामिल नहीं था, बाकी तीनों थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, साम्यवादी थे और मुस्लिम लीग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मुकदमा में यह कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहा है तो यह हुआ था 1969 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वतंत्रता से पहले यदि कहे तो आप बता सकते हैं 1907, ठीक है, 1907 गरम और नरम दल में बटा था, गरम और नरम, और यह कहाँ बटा था, तो सूरत में, ठीक, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में बट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है, ठीक है, तो आपातकालीन की बात की है, देखिए आपातकाल जो है सबसे ज्यादा जर्मनी के वेइमर संविधान से, तो इसको ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों कब जोड़े गए, ठीक है, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया और ये कब हुआ था, 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। एक चीज और जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया था राष्ट्र की अखंडता, ठीक है, राष्ट्र की अखंडता भी इसी में जोड़ा गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन द्वारा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है, ठीक है, तो प्रस्तावना का मतलब है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें किसका वर्णन है, तो देखिए यहाँ पे एक दिन ध्यान रखिएगा, पूजा और उपासना का नहीं है, पूजा और उपासना का नहीं है, तो आप यहाँ पे उपासना या आस्था का नहीं है, तो देखिए विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति ये चारों का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी समय देखिए आस्था है तो आस्था का नहीं है, फिर यहाँ पे देखिए आस्था और उपासना है, इसका भी नहीं है, और यहाँ पे देखिए पूजा का भी नहीं है और आस्था का भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो यह वर्णित करता है राज्यों का संघ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा, तो भारत का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा किसे लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, और इससे लगभग 75% तक जो संविधान में जोड़ा गया हुआ 1935 के अधिनियम से ही जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे तो क्वेश्चन आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि गुजरात में स्थित है, लेकिन इसका क्वेश्चन लाने का मुख्य कारण था कि हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को में क्या किया गया है, शामिल किया है, और ये 14वां शामिल किया गया है, मतलब 40वां साइट जो यूनेस्को में मेन रूप से शामिल किया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा, कनिष्क के। अब यहाँ पे देखिए ये हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए देवता का स्थान कैसे हुआ कि कनिष्क के शासन काल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में कैवा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथी, जिसमें हीनयान और एक महायान, हीनयान और महायान में बट गया था। बौद्ध जो बौद्ध मानने वाले लोग थे वह हीनयान और महायान में बट गए थे। महायान जो मूर्ति पूजा के क्या थे, मूर्ति पूजा
करने वाले थे ये लोग। ठीक है, तो ये लोग मूर्ति पूजा के जो थे वो भगवान बुद्ध का क्या करने लगे, मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। इस चलते कहा जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम। ठीक है, शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले थे वो थे नागार्जुन। अब ये शून्यता क्या होता है, शून्यता का सिद्धांत का मतलब कहने का है यहाँ कि नागार्जुन कहते हैं कि कोई भी पृथ्वी पर जितने भी वस्तु उत्पादन है, जितने भी वस्तु क्या है उत्पादित है, उत्पादन किए गए हैं, वो किसी न किसी कारण से उत्पादन किए गए हैं, वह एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसे ही शून्यता का क्या कहा गया है, सिद्धांत कहा गया है। जो प्रतिपादन करने वाले प्रथम बौद्ध कौन थे, तो नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ, तो यह हुआ था शाहजहां के। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, शाहजहां के शासन काल में उपनिषदों का क्या किया गया, फारसी में अनुवाद किया गया। इसे ही वस्तु कला का स्वर्ण काल भी वस्तु कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। वस्तु कला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं बताना है हम लोग को, तो देखिए यहाँ पे आप स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, तो देखिए स्थानीय स्वशासन रिपन का था, लॉर्ड लिटन का नहीं था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सही उत्तर है सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का प्रतिपादन किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली, ये बिल्कुल सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, दोनों में अंतर है, स्थानीय स्वशासन और स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस का है और स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि शारदा एक्ट संबंधित है। ठीक है, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और शारदा एक्ट के तहत जो बालिका थी उसकी जो आयु 14 वर्ष कर दी गई और जो लड़के थे उसकी आयु जो है वो कर दिया गया था 18 वर्ष। ठीक है, शारदा एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिए थे, वह थे शंकरन नायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट की उपाधि किसने त्याग दी थी, तो RNT यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दी थी, नाइट की उपाधि भी त्याग कर दी थी। और शंकरन नायर ने क्या किया था, सदस्यता त्याग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो यह हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ, हरिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हुआ, तो हुआ था सतारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का जो नीति था विलय हड़प नीति, उसके अनुसार प्रथम जो है वह कौन सा स्थान शिकार बना, तो वह सतारा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, देखिए रेल यात्रा तो सर्वप्रथम आपको पता होगा कि 1853 में स्टार्ट किया गया था मुंबई से ठाणे के बीच। और यह कौन स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड डलहौजी किया था। कौन किया था, डलहौजी किया था। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, लेकिन अब पूछ सकता है कि प्रारंभ किस कंपनी ने किया था, तो वह कंपनी था आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा कंपनी था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई। देखिए यहाँ भारतीय नारी की बात की है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है आपका कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, वह कौन थी, तो वह थी जुको तेवई। यह पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है, तो वह थी संतोष यादव, 2 बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे भारतवर्ष की पूछा है, ना कि पूरे का पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष की यदि पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा K2, इसे गॉर्डिन अस्टीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है और पंजाब हिमालय का भाग है। तो ध्यान में रखिएगा, नंदा देवी जो चोटी है वह गढ़वाल हिमालय का भाग है और ये कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आगे नंदा देवी स्थित है, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया कि नंदा देवी स्थित कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर जो है राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर में बताइएगा आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन करना अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।